कैसे हो मित्रों, वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर कैपेसिटेंस। ये वाला चैप्टर जेई फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक मुश्किल चैप्टर के तौर पे बच्चों ने देखा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। मैं आपको सबसे पहले इस का इंट्रोडक्शन से हम करते हैं। कैपेसिटेंस अगर मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बोलूँ कैपेसिटेंस होती क्या है। कैपेसिटेंस जैसे कि अब हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी क्या टूल की या हम कहें किसी भी गैजेट की एक रेजिस्टेंस होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। हम जब जैसे कि ये हम रेजिस्टेंस के केस में करते हैं, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो हम जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। उसमें हम यहाँ पे V की जगह Q होगा और ये हमारे पास I की जगह होगा वोल्टेज। वहाँ पे होगा हमारा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो C आएगा, जो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो हम सबसे पहले लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत जगह यूज़ होएगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसकी ये फॉर्म इसकी फॉर्म्स याद रखनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसकी फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अब अगर मान लो हमसे कभी कोई पूछ लिया किसी ने कि हमारी कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो अगर आप बोलोगे Q और V यानी चार्ज और वोल्टेज पे, तो वो बात गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हमारी जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ अ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के पे डिपेंड करती है। बढ़िया। अब मैं बताता हूँ वो कैसे, ये बात प्रूव कैसे हुई, देखिए। अच्छा, मान लीजिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये बात हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। इस चैप्टर में हमें मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही काम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही हमारा ज़्यादा काम है। जैसे कि देखो, मान लो इस वाली प्लेट पे अंदर की तरफ ये प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है ना। ये बेसिकली हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो, ये पैरेलल ही है, इसलिए हमारे पास इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब किसी के मन में अगर डाउट आ रहा हो कि इसे हम टेढ़ा क्यों नहीं रख सकते, किसी एंगल पे क्यों नहीं रख सकते, वो क्वेश्चंस भी करेंगे। वो भी एक आध बार जेईई मेंस ने पूछ रखा है, वो भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी हमें उस तरफ नहीं जाना, अभी पहले हमें इसको सीखना है। वो फिर एडवांस की तरफ थोड़ा हम जा रहे होते हैं, वो भी करवाएंगे। लेकिन पहले इसको समझेंगे तभी वो समझ में आएगा। सबसे पहले
ये देखिए ये समझो ये इसके बीच की डिस्टेंस d है और इसका एरिया ऑफ प्लेट हम मान लेते हैं a है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी और इसकी हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, ये सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अगर मान लो मुझे सिग्मा की वैल्यू लिखनी है, क्या आएगी? Q बाय ए, है ना, यही होगी। और अगर हमारे पास हमारे पास अगर किसी को ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ET, ये मुझे नहीं पता कि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं। हमें इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आ ही रही होगी, तभी ये प्लस माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए तो उसका मतलब क्या है? तो तभी तो काम करेगा ये। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, हमें उसकी वैल्यू लिखनी है ना। अच्छा सबसे ये हम यहाँ पे वापस आते हैं, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख लेते हैं। अच्छा आपके हिसाब से एक बात बताओ, ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके हिसाब से कहाँ किस तरफ होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी उसकी? अच्छा हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। हाँ वो बात सही है कि अगर मतलब इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अभी अब उस पर बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है और सम मैग्नीट्यूड देखना है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस प्लेट की वजह से अपोजिट साइड होगी, और इस तरफ माइनस है तो इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जब सिग्मा दोनों प्लेट्स की वजह से दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगा, और हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर जगह नहीं थी, लेकिन आप जब नोट्स बनाओगे तो सलीके से लिखना ये क्या चीज़ है, अलग से दिखाना, ताकि जब रिवाइज करें तो हमें समझ में आए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये यहाँ पे रख दो बस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है ही, यानी सिग्मा हमारे पास क्या था, चार्ज डेंसिटी, रख दो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये डेल्टा V, अगर मैं D को इस तरह लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, साइन नॉट A बाय डी, है ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। D ये अभी भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें से थोड़ा डिवाइड में ले आया, ये अभी भी ऐसे वही चीज़ है ना। अच्छा ये अब ज़रा इस इक्वेशन को और ऊपर जो हम लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से पढ़ के आए हैं V अपॉन क्यू सी, तो सी इधर ले जाओ, क्यू को सी तो बन जाएगा। हाँ
इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा कंपेयर करो। ये देखो क्यू क्यू डेल्टा वी सेम जगह पे। अब यानी सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पे अलग अलग तरह से सवाल बनते हैं जेईई मेंस में। जेईई मेंस इसको अलग अलग तरह से पूछता है, और पूछता है, हर बार पूछता है। अभी कभी आपको कह देगा हमने कैपेसिटर के अंदर अगर हमने कोई लिक्विड डाल दिया है या फिर कोई मीडियम डाल दिया है तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और चलो वो भी अभी करवा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा कैसे, उसका एक फार्मूला होता है वो भी बता दूंगा। मतलब बना लेते हैं हम, वैसे कोई इसका जनरल फार्मूला नहीं होता, बन जाता है लेकिन है। अब कभी वो कह देगा कि हमने अगर प्लेट का एरिया आधा कर दिया है, 1/4 कर दिया है। कभी किसी क्वेश्चन कह देगा एरिया हमने आधा कर दिया है, डिस्टेंस हमने दोनों की डबल कर दिया है, तो हमारे पास नया कैपेसिटेंस क्या आएगा। ऐसे ऐसे सवाल बहुत बनाता है वो। अब ऐसे तो कई सारी बन सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको वो मीडियम वाला तो बता ही देता हूँ। ठीक है चलो, वो तो बता ही देते हैं। आ जाओ, मान लो ये हमारे पास अभी एक कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर सी है। अब सी की वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी तो पढ़ के आए, है ना। अच्छा, अगर हमने कहा इफ द कैपेसिटर is filled with medium of k times देखो, अब जैसे कि अब मान लो हमारे पास ये अगर इसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू k टाइम्स है तो अब हम एप्सिलॉन नॉट लेके नहीं चल सकते, हमें कुछ इसका अलग से लेना पड़ेगा। अब ये मीडियम अलग है तो हम इसको एप्सिलॉन m मान लेते हैं, और ये a और d पे तो उसने कोई कमेंट अभी किया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर मान लो इसने हमसे इस क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ हम इसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा, तो हम क्या कहें। सबसे पहले तो आप हम इन दोनों का रेशो ले लो। तो देखो ये c बाय सी डैश आ जाएगा, इधर का रेशो लेंगे एप्सिलॉन। अब कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ये सब मैंने बस इन दोनों का रेशो लिया, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी। ये एप्सिलॉन एन हमने कहा है ये k टाइम्स है ना। तो फिर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन k आएगा, c बाय सी डैश। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये c डैश हमारा के सी बन गया। बढ़िया है ना, बताओ। ठीक है बढ़िया। अब अगली बात पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, ये मत समझना कि हाँ जब हम ऐसे इसके बीच में मान लो ये कोई ऐसा मीडियम डाल रहे हैं
है ना। तो ये हमेशा पूरे में ही डलेगा, ये आधे में डाल देगा, कभी कहेगा उस ऊपर वाले हिस्से में हमने मीडियम में आधा 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 में अभी भी एयर ही भरी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो करवाऊंगा जब हम सीरीज़ पैरेलल पढ़ेंगे, तब ज़्यादा वो समझ में आएगा, वो तब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इस पे ही बात करते हैं। और अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास है ये, हम थोड़ी कैपेसिटेंस हमें जो पता होने चाहिए उसकी वैल्यूज देख लेते हैं ना। स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर को, कैपेसिटर को, ठीक है। अच्छा जी, ये बाहरी साइड में अंदर से नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके बीच में अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके कैपेसिटेंस की, है ना। फिर अब हमें ये बात पता है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से हमें अगर किसी ने पढ़ा हो, हमें ये बात तो पता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आता है हमारे पे Q/R। ये तो देखो सबको पता है, कोई अगर 10th क्लास की भी फिज़िक्स अच्छे से थोड़ी पढ़ के आया है तो कहीं ना कहीं उसने एक फॉर्मूला देखा होगा। अब कि हमारे पास क्या होता है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, इसकी वैल्यू है असल में, और कुछ नहीं है, इसके बीच की वैल्यू है ये। इसको ही हम थोड़ा अपने कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे। के की वैल्यू डालो 4π/ε0 R³ डेल्टा V Q/4πε0 R। ये देखो, सॉरी, हाँ, इसको और क्या आता है Q/C = डेल्टा V। इन दोनों को जरा कंपेयर करो, C की वैल्यू आ गई 4π/ε0, ठीक है। अब ये बात देखने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन किसको पता कल यही चीज़ कल जे एडवांस का कोई ऑप्शन बन के आ जाए। अगर उसने पूछ लिया कि हमारी जो कैपेसिटेंस है, क्या वो जो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, क्या वो क्या वो रेडियस पे डिपेंड करती है? क्या बोलोगे? करती है। देखो 4πε0 ये तो हमारे पास फिक्स है, ε0 की वैल्यू सबको पता है ना, 8.85 याद है ना। अब ये मत बोलना 8.85 ही है, वो आगे भी है 10⁻11 वगैरह जो भी है, या फिर सॉरी 8.85 × 10⁻12। हाँ, मैंने मुँह से 11 निकल गया। अच्छा, अब आगे ये हमारे पास अगर मान लो कल को, लेकिन ये क्वेश्चन ट्विस्ट के साथ आ सकता है, अगर उसने मीडियम ही चेंज कर दिया तो, बोलो, मीडियम चेंज कर दिया, आप पीछे करके तो आए, मीडियम चेंज हो गया तो ε0 की वैल्यू सेम रहेगी ही नहीं, वो चेंज हो गई है।
तो आप क्या बोलोगे? मतलब एक हम ये कह सकते हैं, आप देखो मेंस का अगर क्वेश्चन होगा तो उतना मेरे ख्याल नहीं उलझाएगा, और जिस तरह का तो फिर ये सिर्फ उसमें हम अगर रेडियस पे बात करते हैं कि रेडियस पे डिपेंड करता है सिर्फ, तो बात सही होगी। लेकिन एडवांस वाला इसमें घुमा सकता है, मीडियम को लेकर थोड़ा फंसा सकता है। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा नहीं पीछे करो। अच्छा ये देखो, ये इसके बीच में फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इसकी कैपेसिटेंस की हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। ये होती है ln R2/R1। ये R2 इसका सेंटर से बाहर वाले का रेडियस है, और ये अंदर वाले का R1 रेडियस है। बढ़िया, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो ये स्कूल में पूछा नहीं जाता, ये फॉर्मूला स्कूल में ये फॉर्मूला पूछा नहीं जाता, जेई में डेरिवेशंस हमारे किसी काम की नहीं, जो होगी वो मैं बता दूंगा। इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, अगर हमें डायरेक्ट ही यूज़ करवाएगा ये फॉर्मूला, तो इसमें हमें डेरिवेशन जो नहीं, इंटीग्रेशन से यूज़ होती है। अगर किसी ने ट्राई करनी हो तो देख सकता है वो, बस यहाँ पे हमारे पास एक हमें फिर पतला सा एक एलिमेंट होलो सिलेंडर के साथ लेके चलना पड़ेगा, वो फिर इंटीग्रेशन होएगी। ज़रूरत ही नहीं है, इससे हमारा काम चल जाएगा पूरे, हर जगह नहीं अटकेंगे हम कहीं पे, ये बात पक्की है। ठीक है, बढ़िया। अब हम थोड़ा एनर्जी पे बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कहो, इसका वर्क डन कहो, कुछ भी कहो, हमें पता है ना एनर्जी और वर्क डन बात हम कई जगह, हर जगह लगभग एक ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहला इसके 3-4 फॉर्मूले हम बनाते हैं, बना के Q²/2C, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब इसमें C की वैल्यू वो हमारे पास लॉ ऑफ कैपेसिटेंस जो आया था, है ना, इसकी डालो Q/V। हाँ ये बनेगा Q/V डालो, तो हमारे पास जैसे ही हम ये डालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W का हाफ QV। अब फिर से हम अगर इसमें, अब हमें अगर थोड़ा एक और फॉर्मूले की तरफ जाना है, तो हम इसमें इस बार डालेंगे C की, हमारे पास QC आ गया, QV आ गया,
अगर हमें क्यू सी क्यू वी और कौन सा रह गया, हाँ सी वी का कॉम्बिनेशन रह गया है ना, तो हमें क्यू सी क्यू यहाँ से हटाएंगे पहले, क्यू, अब क्यू की वैल्यू सी वी डाल दो ये बन जाएगा क्यू, नहीं सॉरी, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी वी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। हाफ सी वी स्क्वेयर क्यू वी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम इस पे एक सवाल बनता है जो जो जिसका आना पेपर में पक्का ही पक्का है। इसमें जब वो कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसने इतना चार्ज गेन कर लिया है, अब वो कैपेसिटर हमने जो जिस बैटरी से लगाया था वो हटा के वो हमने सेम ही किसी और आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगा दिया है, तो हमारा नया पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जिसे हम आगे चल के कॉमन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, वो क्या है, दोनों के बीच का नया चार्ज क्या है, ये सब बातें पूछेगा। वो क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी शिफ्ट में, और किसी ना किसी शिफ्ट क्या, एक दो तीन बार वो क्वेश्चन रिपीट होता है एक ही अटेम्प्ट में। वैसा ही क्वेश्चन वो करेंगे जब हम मोस्ट प्रोबेबली जब मैं सीरीज पैरेलल ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ भी चलूँगा। बीच में छोटे मोटे क्वेश्चंस तो करवाऊँगा, लेकिन जब मेन क्वेश्चंस की बारी आएगी वो मैं सीरीज पैरेलल के बाद करूँगा, उसमें इसकी प्रैक्टिस बहुत करवाऊँगा। ठीक है, ये हो गया मेरे हिसाब से। अब मैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बताऊंगा, जो कि है हमारे पास नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस हम बेसिकली मेनली करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर में भी नोडल एनालिसिस का यूज़ आता है, नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि जब मैं आपको 2022 का एक क्वेश्चन, शायद हाँ 2022 का जे एडवांस का एक क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, नोडल एनालिसिस से 1 सेकंड में आंसर आता है, 1 सेकंड में। जिसको नोडल एनालिसिस की नॉलेज है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सिंपल उसमें पोटेंशियल लिखा, एक पूछा था इस वाले पे कितना चार्ज आ रहा है, इस वाले कैपेसिटर के अराउंड कितना चार्ज है, डायरेक्ट आंसर आ गया। जब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं याद, लेकिन वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है। सोचो जिसने जो नोडल एनालिसिस नहीं पढ़ के गया, उसका इतना इजी क्वेश्चन छूट गया। वैसे वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतना आसान था, बताऊँ। सोचो जे एडवांस ने पूछा हुआ था। तो कभी कभी बस वही है ना, जे एडवांस में चीज़ें ढूंढनी होती हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम इस क्लास का लास्ट टॉपिक करेंगे।
आप कईयों को लग रहा होगा मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बना रहा हूँ, है ना। अरे यार रेजिस्टेंस बनाओ, आओ कैपेसिटेंस बनाओ। चलो यही क्वेश्चन मैं अभी कैपेसिटेंस भी डाल के कर दूँगा, सेम है प्रोसेस है, वो भी करके दूँगा। लेकिन मैंने मेरा मोटिव पहले नोडल एनालिसिस समझाना है, रेजिस्टेंस जल्दी समझ में आएगा। सॉरी मैं यहाँ पे लिख कुछ और रहा हूँ। ये 2 ओम है सारे, ये मान लो ये 60 में लिया मैंने, 40 मान लो, ठीक है 60 वोल्ट। सबसे पहले नोडल एनालिसिस में क्या करना है, हमने किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मान लेना है, उसे उसकी अर्थिंग कर देनी है। मान लो ये आप अर्थिंग कर दो, मतलब या पोटेंशियल यहाँ पे 0 ले लो, कुछ भी ये बात एक ही है। इस जगह पोटेंशियल 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ये जा रहे हैं, इसके बीच में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 होएगा, इधर भी कुछ नहीं लगा 0 होएगा। अब इधर गए, इसके बाद जब हम एक बार 0 ले लेंगे, हमें किसी हर जगह पॉइंट का, हर नोड का हमारे पास पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, तब हम आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा बाय चांस हम हर जगह का पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे, इन केस फिर एंट्री होएगी हमारे क्वेश्चन में एक अननोन वोल्टेज x की। उसके भी अभी करवाता हूँ क्वेश्चंस, पहले इसको देखो। ये देखो अभी, लेकिन हम हर जगह पोटेंशियल लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ पे पोटेंशियल 40 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब मैं अच्छा ये देखो, ये बात देख लो एक बार, अगर यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये प्लस वाला है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये Q मान लो एक चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो अब इसको यानी चार्ज मिल रहा है, इस पे ये अर्न कर रहा है, यानी इस पे अब उधार आ गया है, तो ये हमारे पास वर्क डन इसमें नेगेटिव QV होगा। और इससे दूर जा रहा है चार्ज, अब इससे दूर जा रहा है चार्ज, इसने चार्ज छोड़ दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता है। ये पॉजिटिव वाली साइड तो यार ज़्यादा ही होगा ना, अब इसमें क्या बताऊँ, है ना, इस तरह ऐसे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ का आ गया, अब ये सिंपल होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो जितना ये पोटेंशियल बढ़ेगा ही 60, इधर से जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा इतना, बस सिंपल। अब यहाँ के भी नहीं, तो यहाँ पे भी कोई डिवाइस नहीं है बीच में, तो ये भी 60 हो जाएगा, बस सिंपल। अब इसमें मैंने इसमें कुछ पूछा नहीं है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है वैसे है, लेकिन इसमें मैंने अभी कुछ पूछा नहीं है। पूछूं क्या? अच्छा बताओ, चलो अगर किसने पूछ लिया कभी इस वाली में करंट बता दो, इस वाली वायर में करंट बता दो कितना आएगा, तो बस क्या करना है 60 - 40 सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट, है ना, ओम्स लॉ सिंपल। 60 - 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 10 एम्पियर्स। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कैपेसिटेंस से बताता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने बस
देखो कुछ चेंज नहीं किया, बस कैपेसिटर डाल दिया। इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया, बस रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर के यूनिट्स फैरेड होते हैं, फैरेड, म्यू फैरेड। तो ये हो गया। बस पढ़ने तो वही लगने हैं, मैंने बताया ना। 60 सारे वैल्यूज वही हैं, बस सारे कुछ वही होगा काम। और देखो भाई, तुम रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करो, उस पर प्रैक्टिस करो, बस ये मत करना कि कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ओम्स लॉ लगा रहे हो, या फिर रेजिस्टेंस में वो कैपेसिटेंस वाला लॉ लगा रहे हो। उल्टा सीधा मत कर देना, बस जो सा क्वेश्चन है ना उसी का फॉर्मूला लगाना। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन करो। अरे तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया। देखो ये वायर शॉर्ट है, क्यों? देखो सेम पोटेंशियल आ गया, शॉर्ट हो गई वायर। तो गलती से मेरे से बन गया। शॉर्ट वाले क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊंगा अभी नहीं। शॉर्ट वाले क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में ज़्यादा फील दिलाएंगे। जब हम कई सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, उनमें से एक कोई बीच में एक रेजिस्टेंस डाल देंगे जो शॉर्ट होगा, वो हमें पहचानना है कौन सा। वो वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, जब मैं करवाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, फिर तो यार इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये तो सारी जगह इधर हो गया। बस ये मैं मान लो 60 वोल्ट लेता हूँ, तो ये 60 होगा। इसका पहले कि मैं इसका क्या करूँगा? देखो इसमें भी करंट नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें करंट जाएगा, उसका क्या फायदा। ठीक है, चलो, हमने तो नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी थी, वो तो जितनी मर्जी कर लो। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं आपको एक हमारे पास एक्स पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अगले पे करते हैं।
इसको 60 वोल्ट ले लो, इसको 40 वोल्ट्स ले लो, इसको 30 ले लो, इसकी 2 वैल्यू ले लो। अब कैसे करें? अब कोशिश करो इसकी, जो मैंने स्टेप्स बताए थे पहले, यहाँ पे ये 0 मान लो, अर्थिंग कर दो। उसके बाद सारी जगह के वोल्ट्स लिखो, कितने वोल्ट्स है देखना। आप सारी जगह के एक साथ नहीं लिख पाओगे। अच्छा, एक बात मैंने आपको बोलनी थी। अगर जैसे ही आपने एक जगह के को 0 मान लिया, मान लो इस जगह को अगर आपने 0 मान लिया, अब आगे क्वेश्चन में आप किसी और को 0 अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। ये नहीं कि यहाँ पे भी चलो मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 0। हाँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 0 मान लिया, अब ये बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो 0 होगा ही होगा, यहाँ पे भी 0 तो होगा ही होगा अपने आप ही। लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो अभी तुम्हारी मर्जी है, जहाँ मर्जी 0 लो, कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ मैं मान लो सकता हूँ, यहाँ पे वो हम अपनी सहूलियत के साथ देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए, उस जगह हम 0 मान लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक ही बार हम कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से 0 मान सकते हैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। उसके बाद उस क्वेश्चन की किस्मत है कि किधर कौन सा वोल्ट्स लगेगा, कितनी वोल्टेज उसे मिलेगी। ठीक है, अब ये मान लो अगर तो किसी ने यहाँ मान लिया, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ मान लो, उसके बाद अगर देख लो अगर बाकी जगह वोल्ट्स लिख सकते हो तो यहाँ मान लिया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी जगह वोल्ट्स लिख दो। लेकिन आप हमें पता है यहाँ पे हम ज़्यादातर नीचे ही मान के जाते हैं जब यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो देखो। लेकिन फिर भी देखना, अभी आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लगाओ बना के दिखाओ, देखो नहीं हुआ होगा ना। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है इसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें x की एंट्री होगी। यहाँ पे मैंने 0 ले लूँगा ना, सब छोड़िए, मैंने अभी x नहीं लिया, मान लो यहाँ पे 30 लिख दिया। ओ एक मिनट, अभी मेरे दिमाग में एक बात आई। अभी जैसे मैंने लिखा हुआ है, अब कोई ये 40 वोल्ट्स है तो सीधा यहाँ पे ना चढ़ जाना, यहाँ पे 40 होएगा। बीच में ये रेजिस्टेंस 2 ओम्स पड़ा है, इसको जंप करके सीधा वहाँ 14 लिख देना, गलत है कोई आंसर। ठीक है, ये बीच में भी एक जगह है यहाँ छोटी सी, यहाँ पे लिखो 40। यहाँ पे अब सिर्फ बैटरी और इस वाले साइड के बीच में, बैटरी के आसपास हमारे पास 40 वोल्ट्स है पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस को पार मत कर देना, उसका हमें नहीं पता कितने, उसके बीच में कितनी वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमें नहीं पता, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तो लिखो, और ये 60 हो गया, पता है ना कैसे हुआ। अब देखो यहाँ ये वाला बच गया है, अब इसका क्या करें, इसका बताओ क्या करें। तो अब हम इसे x मान लेंगे क्योंकि हम इसका नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री होएगी हमारे पास KCL की, पढ़ा है ना, KVL KCL पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट, किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज, है ना। ठीक है, इसमें वो नोडल एनालिसिस में स्कूल में जो पढ़ाते हैं KVL, उसमें ज़्यादा KVL का यूज़ होता है, हम यहाँ ज़्यादा KCL का इसमें यूज़ करते हैं। पता है ना KCL, I1 + I2 + I3 = 0, है ना। यानी किसी भी नोड पे हम करंट का सम 0 ले लेते हैं, तो फिर हम जहाँ पे ये x है,
अच्छा ये एक बात याद रखना, जब हम यहाँ पे एक्स वाले नोड पे जब मैं इसकी करंट सारा सम लिखूँगा तो हम बेसिकली एक्स को बड़ा वाला वोल्टेज मान लेते हैं। ये मान लो, इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात है, इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये आंसर गलत नहीं होगा। ये बस एक मेथड है एक तरह करने का। नोडल एनालिसिस भी एक मेथड है को सर्किट को सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये चलो अब इसको लिखता हूँ। ये एक्स, इस रेजिस्टेंस का हम देखेंगे एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 60 अपॉन 2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इज इक्वल्स टू करंट I1। मान लो ना ये यहाँ पे एक I1 करंट जा रहा होगा, यहाँ पे एक I2 करंट जा रहा होगा, यहाँ पे एक I3 करंट जा रहा होगा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये दिखाएगा ही, ये हम सिर्फ नोडल एनालिसिस से कर रहे हैं। ये x माइनस 60 इज इक्वल्स टू अपॉन 2, एक्स माइनस 60 अपॉन 2, ये x माइनस 30 अपॉन 2, ये I3 की जगह सॉरी, और ये हमारा x माइनस 40 अपॉन 2। सॉल्व करो इसे, देखो क्या आ रहा है। x की मेरे ख्याल हमारे पास वैल्यू आ गई 130। आ गई x की वैल्यू। अब जो पूछा निकाल लो, I1 पूछा I1 निकाल दो, I2 पूछा I2 निकाल दो, जो कहीं निकाल दो, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से नोडल एनालिसिस भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं शुरुआत में नोडल एनालिसिस की कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि नोडल एनालिसिस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कैपेसिटेंस का भी एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक करंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो और दोनों नोडल से सॉल्व हो जाते हैं। बस नोडल की हमें प्रैक्टिस जम के करनी है। और जब मैं करंट में नोडल बताऊंगा तो साथ साथ हम एक वायर की वोल्टेज कैसे लिखते हैं, उसकी केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसमें इतने नोडल की ज़रूरत है, ठीक है। बढ़िया, तो फिर हाँ होप सो आप अगली वीडियो में इसे रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।